हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल से दिल्ली सल्तनत करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर आइकन दिखेगा, वहाँ जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट दिया हुआ है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो वो कौन था? तो वो था गजनबी। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आज इस चैप्टर से 180 से प्लस क्वेश्चन, 180 से ज़्यादा प्रश्न कराऊँगा। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? कौन सा आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था मोहम्मद गजनबी का? तो वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो किया 1025 से 1026 ईस्वी में। अगला सवाल, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो उसने किया था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद की रचना। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? चौगान खेलते हुए किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली युद्ध 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तराइन की पहली युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर दिया था। ये इसका भतीजा प्लस दामाद दोनों था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो किसको छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? किसने किया था तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? तो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने।
दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण किसको बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थे। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, दिल्ली का कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनबी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध मूर्ति भंजक कहता था? मूर्ति भंजक जो मूर्तियों को तोड़ता था, मंदिरों को तोड़ता था, कौन था? महमूद गजनबी था। महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए? महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण किए? तो धारण किया था यामनी उद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षण। ये दोनों उपाधि धारण किया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ये किया था हिंदूशाही, जिसे ब्राह्मण शाही भी कहा जाता है। इस राज्य के विरुद्ध सबसे पहले मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था। हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी, हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर, जिसे ओहिंद व हिंद भी कहा जाता है। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाट के विरुद्ध हुआ था। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया? तो वो था जयपाल। जयपाल हिंदूशाही राज्य का शासक था जिसने तुर्की से बार बार पराजित होने की वजह से आत्मदाह कर लिया था। महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी यामनी वंश का था। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था, और अलबरूनी, उत्बी, बैहाकी, ये सभी आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो बन गया था लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने की दृश्य को भयानक चित्रण किया है? किसने किया है जौहर प्रथा का चित्रण? तो किया है इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, इसे पीला बख्श भी कहा जाता है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार
बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने स्थापित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों की स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ है बहलोल लोदी के संदर्भ में। अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? किसके शासनकाल के इतिहासकार था? तो यह था महमूद गजनवी के। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश है। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियमों का मूल्य नियंत्रण पद्धति का शुरुआत किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अल-बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित की समीक्षा की गई है, भारतीय इतिहास भूगोल की समीक्षा की गई है, खगोल विज्ञान दर्शन की समीक्षा की गई है। कहने का मतलब इनमें से सभी की समीक्षा की गई है। अल-बिरूनी का पूरा नाम था? अल-बिरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद अल-बिरूनी का पूरा नाम था। अल-बिरूनी के अनुसार अत्यंज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध, अजुला, ये दोनों शामिल थे। तो ए बी दोनों हो जाएगा इसका सही जवाब। ग्यारहवीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध जो 1008 से 9 निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? किन के बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखी थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाबत संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किए। सही है, अनाज दाम नियत किए थे। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया था। सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ये भी सही है। कहने का मतलब सभी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक
मिर्ज़ा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। किसने किया था? तो वो किया था खिज्र खां सैयद ने। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो रजिया सुल्तान के समय इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों को अयोग्य के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ये भी सही है। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायाब ए ममलिकात के पद पर नियुक्त किया था। ये भी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया था। ये कथन गलत है। तो पूछ तो रहा था यही कौन सही नहीं है रजिया के संदर्भ में, तो ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो बलबन के संबंध में कौन सा असत्य है? उसने दल चालीसा चहलगानी से संबंधित समानतों का दमन किया था। ये सही है। कानून व व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। ये भी सही है। कहने का मतलब इनमें सभी सही है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही जवाब कर रहा था असत्य चुनना था। सभी सही है, तो असत्य कोई नहीं है इनमें से। दिल्ली प्रशासन करने वाले निम्न वंशों का सही कर्म क्या है? तो इसका सही कर्म होता है गुल खिले तो सांस लो। सांस लो। गुल मतलब गुलाम वंश, खिल मतलब खिलजी वंश, लो तो मतलब तुगलक वंश, सांस मतलब सैयद वंश, लो मतलब लोधी वंश। तो पहले आया गुलाम वंश 1 हो जाएगा, फिर आया खिलजी वंश 2 हो जाएगा, फिर आया तो मतलब तुगलक वंश 5 हो जाएगा, फिर आया सांस लो सैयद वंश 4 हो जाएगा, फिर लो लोधी वंश 3 हो जाएगा। 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। ये परिणाम नहीं हुआ था, इसीलिए यही ऑप्शन सही होगा। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण ये है? उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी सही है। भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति, ये नहीं था। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन सी। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आया आराम शाह, इसका उत्तराधिकारी बन गया। उसके बाद आया इल्तुतमिश, फिर आया रजिया सुल्तान। 1 4 2 3 सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 4 2 3। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं? क्रूर एवं निरंकुश शासक था, सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत
ये भी सही है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, ये सही नहीं है। असत्य चुनना था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूर के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायिका का आविष्कार किया था, ये भी सही है, मतलब सभी सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी सही है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दिल्ली के पतन के लिए कौन से उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, सही है। तैमूर का आक्रमण, ये भी सही है। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी सही है। और ये नहीं था, मिश्रित संस्कृति का उदय, ये नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 2 3। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइनुद्दीन इस नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इन सभी नामों से जाना जाता है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये किया था मुल्तान, करमाथी शासक था वहाँ का, मुल्तान पर किया था पहला आक्रमण 1175 में मोहम्मद गौरी ने। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वो किया था सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, किसके वजह से विवाद हुआ था? तो भटिंडा, जो कि पंजाब में पड़ता है, ताबर हिंदी, जिसको ताबर हिंदी के भी नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसके वजह से मुसलमान सत्ता भारत में आ गया था। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो यह हुआ था चंदावर का युद्ध, 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी के और जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? तो यह कथन था B.A. स्मिथ का, B.A. स्मिथ का। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-3, बंगाल विजय 1204-5 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? तो किसने किया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। 1203 में इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था। 1193 में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव।
जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था तो वो होता था चौधरी, जो भूमि से कर वसूलता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का स्थापित हुआ था तैमूर के बाद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो थे फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो उसने किया था फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान है विनाश का कारण। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक था मिन्हाज उस सिराज। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इल्तुतमिश ने बाद में इसे दिल्ली कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की हुई थी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो करता है खराज करता है, खुम्ज नहीं करता है, उम्र करता है, मुक्तई करता है। तो 1, 3, 4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 3, 4। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ताब प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ताब प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में खलीसा भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो वो थे सोना, चांदी और तांबा के बने हुए थे। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर एकोही कृषि विभाग। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खरी बोली की विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था। सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो एक तो जीतल था, दूसरा टांका था। ऑप्शन डी 2 और 4। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने किया था? तुर्कियों ने किया था। इसे ही चौगान कहा जाता है, चौगान। किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो किए थे महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो गाजी मलिक बना था तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान। जवाबित थे क्या थे? राज्य कानून होते थे जवाबित। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? विजारत का चरमोत्कर्ष किसके समय में हुआ था? तो तुगलक के समय हुआ था। तौलने का सबसे छोटी इकाई कौन है?
तौलने की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रत्ती, रत्तिका संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किनके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो वो दिया है इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो किया था 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो बोला था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था? तो वो था गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीन ए खैरात दान विभाग का स्थापित किया हुआ था। कौन सुल्तान था? फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक था। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो माना गया है सितार का। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो ये थे अमीर खुसरो फारसी काव्य शैली और सबक ए हिंद के हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर सानी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का शासक था फिरोज शाह तुगलक, FST। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो फिरोज शाह तुगलक ने धारण की। निम्नलिखित में से किसे कुरान खां, कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि यह बचपन से कुरान पढ़ता था। किस सल्तनत कालीन शासकों को मिन्हास ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां कहता था। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो प्रदान किया था इल्तुतमिश का। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? वो था इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो लोधी वंश था जो अफगान शासक था।
तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया। उसका उत्तराधिकारी सिकंदर शाह और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है कथन, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो है दीवाने बंदगान तुगलक ने किया था, फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में फ़याज़िल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर बनाया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। कौन से भव्य उपाधि धारण की थी? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, कहाँ बना हुआ है ये? तो ये नागौर जोधपुर राजस्थान में बना हुआ है। किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्कान-ए-चहलगानी जिसे चालीसा दल का गठन किया था? किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था गठन और इसका समापन जो है बलबन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज दरबार में बलबन का प्रमुख प्रतिद्वंदी था इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो किया था बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तो हुआ था बलबन के समय में। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने-ए-अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। ये दोनों इसका उद्देश्य था। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना मतलब सिर को झुकाना एवं पावोश कर शीश नवान एवं पावोश जिसको कहते हैं पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? किसने इसका मतलब चलन चलाया था? तो चलाया था बलबन ने, सिजदा और पावोश का प्रचलन। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो किया था अफरसियाब का वंशज होने का दावा किया था।
वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? यह उक्ति बलबन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो बनाई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी तो कारा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ था। दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौल का संयंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोल का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उसके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, ये सभी हुआ था। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ था? आक्रमण किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था आक्रमण। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसके बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया गया था? मलिक काफूर को इसे 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर जो 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। देवगिरी पराजित हुआ था, बरंगल पराजित हुआ था, होयसल पराजित हुआ था, मदुरा पराजित हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। रायना राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात की नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। तो करवाया था देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। किसने दिया था मलिक काफूर को? तो ये दिया था प्रताप रुद्र देव ने दिया था। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो अलाउल मुल्क के कहने पर। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? तो किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किया था? तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग, अथति चिन्ह लगाना, अथति
चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था, तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी, तो चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। यक आसप, एक घोड़ा वाला सैनिक, दो घोड़ा वाले सैनिक, द्विघोड़ा वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सराय अदल किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली की स्थित सिरी किला, इसको सिरी फोर्ट, हजार सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। सिरी का किला किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तरीक ए एलदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो अपनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक था। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौन खां था? तो था मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौन खान था। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? तो रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो यही उक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक की। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसके चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुआ था ठट्टा में। राजशेखर एवं जीन परवाह सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जीन परवाह और राजशेखर को। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? तो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 24 कर को हटा के 4 कर केवल रखा था। निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजीह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था? तो वो दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाह लिखी? नाम से ही पता है फिरोज तुगलक ने लिखा था। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? तो लगाया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? नाम में ही पता चलता है सिकंदर लोदी ने किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी की सिक्कों पर।
जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।